हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द NCERT बुक। प्रीवियस वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने एटम्स के बारे में समझा था कि एटम्स टर्म किस तरह से आई। तो एंशिएंट फिलॉसफी के अनुसार ये माना गया कि जो मैटर है उसको डिवाइड करते जाओ, कंटिन्यू डिवीज़न करते जाओ, और तो एक स्टेट ऐसी आती है जब वो नॉन डिविजिबल स्टेट में आ जाता है कि अब उसे और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उस टर्म को उन्होंने क्या बोल दिया था, एटम बोल दिया था या परमाणु बोल दिया था। इसके बाद हमने लेवोशियर का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो था वो स्टार्ट किया था, और उसका हमने फर्स्ट रूल जो है या फर्स्ट लॉ जो है वो पढ़ा था, विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोल रहा था कि इन एनी केमिकल रिएक्शन द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इन सब के बारे में डिटेल और ज़्यादा देखने के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ है, विच इज़ नोन एज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। देखिए, अपने ही नाम से क्लियर हो रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू, प्रपोर्शन मतलब अनुपात में। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ये बोल रहा है कि एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। किस उसमें, वो हम देखते हैं। लेवोशियर अलॉन्ग विथ अदर साइंटिस्ट, उसने ये नोट किया कि कंपाउंड जो कंपोज जो होते हैं, मतलब कि जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं, उनमें जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, उनका जो प्रपोर्शन होता है वो भी हमेशा सेम होता है। इसके बिना अफेक्ट हुए कि वो कंपाउंड किस तरह से प्रिपेयर्ड किए गए हैं या वो कंपाउंड कहाँ से आए हैं, है ना। मतलब उनकी प्रिपरेशन मेथड और वो कहाँ से आए हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। यदि हम एग्जांपल देखें, जैसे वाटर में जो मास होता है हाइड्रोजन का, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है ना। अब H2 है, मतलब 2 है तो 2 का हो जाएगा 2। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो यदि हम इनका रेशो देखें तो रेशो क्या हो जाएगा, इनका रेशो क्या होगा। तो यदि हम उस रेशो को देखें तो ये जो रेशो होता है H का 2, H2 का, और वाटर का 16, मतलब ये जो आएगा 1/8, जिसको हम लिख सकते हैं 1:8 का रेशो। मतलब H2O का फॉर्मूला हमेशा H2O, वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O होता है, और उसमें जो ये कंबाइन होते हैं वो किससे होते हैं, 1/8 के रेशो में होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं CO2 का। CO2 में कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है। आपको एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा। कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास एक एटम का 16, तो 2 एटम का 32। अब हम इसको लिखेंगे 16/32। अब यदि हम इसको कट करें तो 4 4 जा 16 एंड 4 हाँ 4 8 जा, देखिए कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2 32 है ना। तो ये 12 होगा, तो 12/16, तो ये होगा 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 8। मतलब CO2 में जो रेशो होगा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में वो होगा 3:8 का रेशो होगा। इसी तरह हम अमोनिया देखें, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, बट 3 हाइड्रोजन है तो 3 से मल्टीप्लाई होके 3, तो यहाँ इसका रेशो आ जाएगा 14/3। तो इस तरह से ये जो रेशो है ये फिक्स है। फिर चाहे सोर्स कुछ भी हो, मतलब हम यदि वाटर की बात करें तो वाटर चाहे टैप वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, चाहे रेन वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, कोई सा भी वाटर हो, इट कंबाइन ऑलवेज 1:8 रेशो। हमेशा किस रेशो में कंबाइन होगा, 1:8
8 के रेशो में कंबाइन होगा। तो ये बताया है। तो अब ये क्या बोल रहा है, दिस लॉ वॉज स्टेट बाय प्राउस। प्राउस ने स्टेट किया था, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट जॉइंट होते हैं या कंबाइन होते हैं वो हमेशा एक फिक्स मास में, डेफिनेट मास में कंबाइन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन वाटर में 2 मास में है तो ऑक्सीजन 16 मास में है ना। तो ये फिक्स मास में जो है ये कंबाइन होते हैं। तो इस लॉ में ये बताया गया था। इस वीडियो में हम आज यहाँ तक कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हम वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बुक एक बार रीड करिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।